गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो हमारे फाइनल चैप्टर में या हमारा जो ये फाइनल पार्ट था वो ज़्यादा एक्सटेंड होने के कारण हमने एक लेक्चर और लिया इसके लिए, ताकि वो पीडीएफ फाइल हमारी कंप्लीट हो सके और उसके अंदर जो हमारा पार्ट बचा है वो केवल डिवीज़न एल्गोरिदम बचा है। ठीक है, और डिवीज़न एल्गोरिदम जो था वही हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या पॉलिनोमियल का लास्ट टॉपिक है। तो डिवीज़न एल्गोरिदम में जब मैंने आपको जो चीज़ बताई थी उसमें मैंने आपको बताई थी कि आपका डिविडेंड जो होता है वो डिवाइज़र, कोटेंट और रिमाइंडर इनसे रिलेटेड होता है, जिसमें डिविडेंड की डिग्री, आपका जो डिविडेंड होता है वो डिवाइज़र इंटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हमारे डिविडेंड की जो भी डिग्री होगी, मान लीजिए इसकी डिविडेंड की डिग्री 4 है, तो वो डिविडेंड की डिग्री आपके डी और क्यू की डिग्री के प्लस के बराबर होगी। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे x की पावर 4 है और ये अगर मेरा x स्क्वायर होगा तो मुझे मालूम है कि मेरा कोटेंट क्या होगा, x स्क्वायर, तभी जाके मुझे x की पावर 4 मिलेगा। दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि रिमाइंडर जो भी है वो रिमाइंडर की डिग्री अगर आपसे पूछे तो आपको मालूम है कि वो रिमाइंडर की डिग्री आपके डिवाइज़र की डिग्री से छोटी होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो देखिए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन जो हम लोगों के सामने था वो कुछ ये था। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि अगर आपका f ऑफ x और g ऑफ x दो पॉलिनोमियल हैं, अगर आपके f ऑफ x और g ऑफ x दो पॉलिनोमियल हैं जिसमें g ऑफ x आपका 0 नहीं है, तब आपको दो पॉलिनोमियल और मिलते हैं q ऑफ x और r ऑफ x, जिससे आपको कुछ ये रिलेशन मिलती है जहाँ पे आपको rx इक्वल टू 0 लिखा है या फिर लिखा है rx की डिग्री gx की डिग्री से छोटी होगी। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको पीछे बता दी हैं। दूसरा पॉइंट जो इन्होंने लिखा है कि अगर आपका rx 0 होगा तो gx जो होगा वो fx का एक फैक्टर होगा। तो ये पूरी चीज़ क्या कह रहा है आप एक बार और इसको समझ लीजिए। ये पूरी चीज़ आपके सामने कुछ ये कह रहा है कि आपका f ऑफ x, यहाँ पे आपको g ऑफ x दिया हुआ है, यहाँ पे आपको q ऑफ x दिया हुआ है और ये आपका रिमाइंडर है। अब आप मुझे बताइए, अगर आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, अगर आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि gx जो है वो fx का एक फैक्टर होगा, क्योंकि वो उससे पूरा का पूरा क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। और डिविजिबल कोई चीज़ कब होगी, जब आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? डिग्री का मैंने आपको चीज़ बता ही दिया है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में इसने बोला कि अगर आप पॉलिनोमियल f ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करेंगे तो आपको करना है क्या, वेरीफाई द डिवीज़न एल्गोरिदम। और डिवीज़न एल्गोरिदम क्या है हमारा, f ऑफ x इक्वल टू q ऑफ x इंटू g ऑफ x प्लस r ऑफ x। तो आपको सबसे पहली बात तो यह है कि डिवाइड हम लोग लॉन्ग डिवीज़न मेथड कैसे करें। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड करने के लिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि कभी भी आपको अगर f ऑफ x और g ऑफ x दिया हुआ है तो इन्हें हमेशा डिग्री वाइज लिखें, इन्हें हमेशा डिग्री वाइज लिखें। जैसे मैंने बोला मुझे g ऑफ x जो दिया है वो दिया है x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपको सबसे पहले तो इसे जनरल फॉर्म में लाना होगा, जो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया
क्योंकि इसके अंदर सबसे मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो उसे मुझे सबसे पहले लिखना होगा, क्योंकि मेरी जनरल फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। अब आई बात मेरी यहाँ तक समझ में। तो आपको कभी भी अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड दिया रहेगा तो उसमें अगर आपको f(x) और g(x) दिए हुए हैं तो उन्हें उनकी जनरल फॉर्म में लिखें। और मैंने आपको लीनियर की, कांस्टेंट की, क्वाड्रेटिक की, क्यूबिक की और बाई क्वाड्रेटिक की, इन सारों की जनरल फॉर्म सबसे पहले पार्ट 1 में मैंने बता रखी है। दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि कभी भी आप अगर कोई चीज़ डिवाइड करते हैं, कभी भी कोई चीज़ आप अगर डिवाइड करते हैं तो जैसे मुझे x² माइनस 1 को 2x⁴ माइनस x² से डिवाइड करना है, तो आप देख रहे हैं 4 के बाद 2 लिखा है, ये सही है। 2 के बाद 1 लिखा हुआ है, ये सही है, ठीक है। तो x² से 2x⁴ अगर मुझे लाना है तो वो मैं कैसे लाता हूँ, मेरे को बस करना क्या है, 2x⁴ को x² से डिवाइड करके देख लेना है और मैं देखूँगा कि ये आ जाएगा मेरा 2x²। तो आप चेक करेंगे कि 2x² को जब x² से आप इंटू करेंगे तो आपको मिलेगा 2x⁴ और ये 2x⁴ आपकी पहली टर्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 2x⁴ माइनस x² दिया हुआ है और x² माइनस 1 दिया हुआ है। आपने कितने से मल्टीप्लाई किया, 2x² से। अब ये जो 2x² है इसका मल्टीप्लाई इस पूरे कोटेंट में होना चाहिए और पूरे कोटेंट में होने के कारण 2x² को जब x² में मल्टीप्लाई किए तो आपको क्या मिल गया, 2x⁴। लेकिन अब 2x² को आपको -1 में भी मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे आपको मिलेगा -2x²। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई। और हमें ये ध्यान देना है कि जो डिग्री होगी उसको उसी डिग्री के नीचे लिखना है, आप अलग नहीं लिख सकते। ऐसा हम क्यों करते हैं, तो मैं आपको अगर बताऊं तो मैं कह रहा हूं, क्या आप कभी 3x माइनस x² को और सॉल्व कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे हम नहीं कर सकते क्योंकि x² की डिग्री 2 है और x की डिग्री 1 है। तो प्लस माइनस जो होता है वो सामने वाले या सेम क्वालिटी के लोगों में होता है। जैसे मैं बोलूं 2x² प्लस √3x² क्या होगा, तो आप बोलेंगे x² दोनों की डिग्री सेम है, तो x² बाहर ले लेंगे और अंदर आपका क्या आ जाएगा, 2 प्लस √3। और 2 और √3 आपस में क्यों नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि 2 आपका रैशनल है और √3 आपका इर्रेशनल है। सारी चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। आपको कभी भी अगर 2√3x² इंटू √3x अगर दिया गया है तो आपको मालूम है कि मल्टीप्लिकेशन के समय पे हमारी डिग्री जो है वो प्लस हो जाती है। तो वेरिएबल की डिग्री आपकी प्लस हो गई, 2 + 1 कितना हो गया, x³ और नंबर आपके इंटू हो जाएंगे। तो 2√3 इंटू √3 कितना हो गया, 6x³। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि डिवीज़न तब तक चलता रहेगा जब तक आपके रिमाइंडर की जो डिग्री है वो g की डिग्री से छोटी ना आ जाए। कहने की बात इनकी ये हुई कि मान लीजिए मेरा g x³ दिया हुआ है, तो आपके रिमाइंडर में जब तक x² नहीं आ जाएगा तब तक आप डिवीज़न करते रहेंगे। आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसके अंदर इन्होंने आपको f(x) दे रखा है और आपको g(x) दे रखा है। इसका मतलब ये आपको डिवाइज़र दे रखा है और ये आपको डिविडेंड दे रखा है। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो 3x² माइनस x³ माइनस 3x + 5 में देखिए सबसे बड़ी डिग्री क्या है, 3, और ये बीच में लिखा गया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस चीज़ को सही करना है।
और ये चीज़ सही करके आपकी निकल के आएगी कुछ ये। देखिए इसमें डिग्री एकदम सही लिखी गई है, पहले 3 फिर 2 फिर 1 और फिर 5 जो है वो कांस्टेंट। ठीक है, इसी तरीके से आपको जी ऑफ एक्स को भी सही करना होगा, और जी ऑफ एक्स को जब आप सही करेंगे तो वो आपका निकल के आएगा कुछ ये। देखिए इसमें भी इन्होंने इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा है। सबसे पहले डिग्री 2 ली, फिर 1 लिया और फिर कांस्टेंट लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आपने जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स से डिवाइड करना शुरू किया, और जब आपने इस चीज़ को डिवाइड करना शुरू किया तो आप देख रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर से आपको माइनस एक्स क्यूब लाना है। तो आपको कितने का इंटू करना होगा? आपको मालूम है कि माइनस एक्स स्क्वायर में जब मैं एक्स का इंटू करूँगा तभी मुझे माइनस एक्स क्यूब मिलेगा, और आपको लाना क्या है? माइनस एक्स क्यूब। तो माइनस एक्स स्क्वायर में आपने कितने का इंटू किया? एक्स का। तो आपने जब ये x का इंटू किया तो ये x का इंटू अब आपका इस पूरे में होगा, और ये पूरे में होने के कारण आपका नीचे कुछ ये बन के आएगा। ठीक है, अब हमें मालूम है इनको माइनस करना होता है। तो जो मैंने आपको चीज़ बताई वो मैंने ये बताई कि हमें सारी डिग्री को उसी डिग्री के नीचे लिखना है। देखिए 3x के नीचे x लिखा है, 3x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर लिखा है। इसके बाद हमें इनको पहले से इसको माइनस कर देना है। तो हमें मालूम है कि अगर कोई भी चीज़ माइनस करनी होती है तो हमें बीच में माइनस लगाना होता है। तो इसके कारण आपका जो ये टर्म है इसकी सारी साइनें बदल जाएंगी, और सारी साइनें बदलने के कारण आपका कुछ निकल के ये आएगा। आप फिर देख रहे हैं कि 2x स्क्वायर में x स्क्वायर है जिसकी डिग्री हमारी q ऑफ x से छोटी नहीं है। तो आप माइनस एक्स स्क्वायर में कितने का इंटू करेंगे? -2 का। और जैसे ही आप -2 का इंटू करेंगे आपका कुछ ये निकल के आएगा, और अब आपका रिमाइंडर आएगा 3। तो 3 की डिग्री जो है वो आपके माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से छोटी है। तो आपके रिमाइंडर की डिग्री इससे छोटी आ गई। इसका मतलब आप यहाँ पे अब अपना डिवीज़न रोक सकते हैं, और जैसे ही आपका डिवीज़न रुका तो आपको बस क्या चेक करना है? आपको चेक करना है कि ये जो f है क्या ये g इंटू क्यू, ये हमारा q आया कोटेंट और ये है हमारा डिवाइजर। तो आपको चेक करना है f इक्वल टू जी इंटू क्यू प्लस r मेरा कितना है? 3। यही है हमारा डिवीज़न एल्गोरिदम। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे देखिए अगले क्वेश्चन पे। अब जो क्वेश्चन बोला है इसमें बोला है कि आपको सारे जीरो पता करने हैं और आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया। पॉलिनोमियल क्या दिया है? ये। तो आप इसको देख के बता सकते हैं कि इसकी डिग्री कितनी है। आप बोलेंगे सर इसकी डिग्री 4 है। तो अगर डिग्री 4 है तो इसका मतलब इसके रूट कितने आएंगे? 4। इसके कितने रूट आएंगे? 4। अब आगे इसने क्वेश्चन में क्या बोला? इफ़ 2 ऑफ इट्स जीरो आर √2 एंड -√2। अगर इसके 2 रूट आपको पता हैं √2 और -√2, तो हमें 4 रूट निकालने हैं। इसका मतलब हमें कितने रूट और निकालने हैं? 2। तो हमें जो 2 जीरो पता हैं वो कौन से हैं? देखिए आप, हमें जो 2 जीरो पता हैं, एक पता है x इक्वल टू √2 और एक पता है x इक्वल टू -√2। जब आपको जीरो पता है तो आप इससे फैक्टर पता कर सकते हैं। आपको मालूम है पता कर सकते हैं, बस हमें इस √2 को इधर ले जाना है। तो इसका मतलब एक फैक्टर आ गया x -√2 और एक फैक्टर आ गया x प्लस √2। कोई दिक्कत? और आपने देखा कि जब 2 फैक्टर आते हैं तो मेरी ये चीज़ जो होगी वो कौन से टर्म में आएगी? एक्स स्क्वायर के टर्म में, जब आप इन्हें इंटू करके निकालेंगे। तो आपने क्या देखा
आपने देखा कि x इक्वल टू √2 और x इक्वल टू -√2 से आपने दो रूट निकाल लिए और वो दो रूट आपके क्या है, x -√2 और x +√2। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो x -√2 इंटू x +√2 अगर आपको मिला तो आपका काम है, जब भी आप मैथ या गणित पढ़ते हैं तो आपको जितनी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं वो हमेशा ज़ुबान पे रहनी चाहिए। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये फार्मूला जो है वो असल में a - b और a + b हो जाएगा, जिसमें a मेरा x है और b मेरा √2। तो a - b a + b क्या हो गया, a² - b²। तो आपको क्या मिल जाएगा, x² -√2 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर क्या होगा, रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x² - 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपको जो चीज़ कह रहा हूँ वो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -3 दिया हुआ है तो आप बोल सकते हैं कि x -2 और x +3 ये दो उसके फैक्टर होंगे। और मैंने आपको अभी बताया था 12 इक्वल टू 3 × 4 होने का मतलब ये हुआ कि 3 भी इसका फैक्टर है और 4 भी इसका फैक्टर है। इसका मतलब आपने बीच में क्या लगाया, मल्टीप्लाई। तो अगर मेरे पास x -√2 और x +√2 मेरे पास दो फैक्टर आए, ये फैक्टर मेरे किससे आए, 0 से। तो अगर मेरे पास ये दो फैक्टर आए तो इन दोनों फैक्टर को अगर दिखाना होगा तो मैं किस में दिखाऊंगा, इनटू में। और जैसे ही इनटू में दिखाऊंगा तो a - b और a + b से आपको क्या मिल जाएगा, x² - 2। तो आपको दो जीरो पता चल गए और आपको ये पता चल गया कि इसकी डिग्री 2 है, इसीलिए हमें दो जीरो पता हैं जो हैं -√2 और +√2। तो बाकी के दो अगर पता करने हैं, बाकी के दो अगर मुझे पता करने हैं तो वो मुझे पता कैसे चलेंगे, आइए मेरी बात समझिए आप। जैसे हमारा जो ये x² - 2 आया अभी, x -√2 और x +√2 से, तो ये दो जो हैं ये हमारे f(x) जो हमें डिग्री 4 का दिया हुआ है उसके फैक्टर हैं। अगर ये उसके फैक्टर हैं तो इसका मतलब x² - 2 को जब मैं उस डिग्री 4 वाले एक्सप्रेशन में डिवाइड करूँगा तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। ये हमें पहले ही पता है कि रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, 0। तो हमें बस यही करना है कि x² - 2 को उस डिग्री 4 वाले में डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करने के बाद जो मेरा कोटेंट आएगा, तो मुझे मालूम है कि अगर मेरा डिविडेंड 4 डिग्री का है और मेरा कोटेंट 2 डिग्री का है तो मेरा मतलब मेरा डिवाइजर 2 डिग्री का है तो मेरा कोटेंट कितनी डिग्री का आएगा, मेरा कोटेंट जो आएगा वो आएगा 2 डिग्री का। आपको पहले ही ये चीज़ पता है क्योंकि डिविडेंड 4 है तो डिविडेंड किससे निकलता है, हमारे डिवाइजर और कोटेंट की डिग्री से। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन इन्होंने किया वो क्या किया। इन्होंने सबसे पहले बोला कि आपको √2 और जो -√2 मिला है उसके कारण आपको x -√2 और x +√2 मिल जाएगा जो फैक्टर है। तो आपने जो चीज़ सीखी, आपने ये चीज़ सीखी कि 0 से मुझे फैक्टर कैसे बनाने हैं। अगर मेरे को √2 फैक्टर दिया हुआ है, मतलब √2 अगर मुझे 0 दिया हुआ है तो इसका मतलब x = √2, और ये क्या हो गया, x -√2 इसका क्या हो गया, फैक्टर। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई। तो x -√2 × x +√2 से आपको क्या मिल गया, x² - 2। अब आपको क्या किया इन्होंने, देखिए इन्होंने बस x² - 2 को इसमें डिवाइड कर दिया, और जब इन्होंने पूरा डिवाइड किया तो डिवाइड हमें तब तक करते रहना है जब तक हमारे रिमाइंडर की डिग्री हमारे डिवाइजर की डिग्री से छोटी ना आ जाए, और हमारी डिवाइजर की डिग्री कितनी है, 2। तो आप देखिए
यहाँ पे पहुँचे तो -3x³ मिला, सबसे बड़ी डिग्री जो हमारे 2 से बड़ी है। उसके बाद x² मिला जो 2 के बराबर है। उसके बाद हमें 0 मिला, तो हमारा 0 जो हमें इसलिए मिला क्योंकि x² - 2 इसका फैक्टर है। तो आपका कोटेंट क्या निकल के आ गया, 2x² - 3x + 1। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? तो आप देख रहे हैं x² - 2 और 2x² - 3x + 1 को इंटू करने के बाद जब मैं इसमें ये 0 प्लस करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये वाला टर्म। और इन दोनों को इंटू करने पे आप देख रहे हैं 2x² की सबसे बड़ी डिग्री क्या है, 2, और इसकी सबसे बड़ी डिग्री क्या है, 2। तो अगर इन दोनों को इंटू करेंगे तो 2 + 2 हमें क्या मिल जाएगा, 4, जो हमारे यहाँ की डिग्री है। आई बात मेरी समझ में? तो इन्होंने यही चीज़ करी है। यहाँ पे देखिए, इन्होंने f(x) को कोटेंट, डिवाइजर प्लस रिमाइंडर दिखा दिया और इसको इंटू करके दिखा दिया। तो आपने देखा कि मुझे 4 जीरो पता करने थे, मुझे 2 जीरो पता है, -√2 और √2, जिससे मेरा क्या निकला था, x² - 2। और मेरे कोटेंट क्या है, 2x² - 3x + 1। तो आपको एक जानकारी है, 2x² - 3x + 1 दिया है, तो इसके कितने रूट आएंगे या इसके कितने फैक्टर आएंगे? तो आप बोलेंगे इसके कितने फैक्टर आएंगे, 2, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2। तो हमें मालूम है √2 हमारे पास पहले से है, -√2 हमारा दूसरा था। तो जो 2 निकलेंगे वो हमारे किससे निकल जाएंगे, कोटेंट से। और कोटेंट से हमारे जब निकलेंगे तो आप इसमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे, जिसके कारण आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा x - 1 और 2x - 1। अब आपको ये दो चीज़ मिली तो आपको एक जानकारी होगी कि अगर x - 1 मेरा फैक्टर है तो मेरा 0 क्या होगा। तो आप बोलेंगे x - 1 = 0 पुट कर दो, तो x = 1 मेरा क्या आ गया, फैक्टर। अब अगर कोई आपको बोले कि 2x - 1 मेरा फैक्टर है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि 2x - 1 = 0 और x = 1/2, ये भी हमारा फैक्टर होगा। और यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे करी है, जिसके कारण आपको देखिए ये 4 फैक्टर मिले। तो आपने इस क्वेश्चन में बस यही सीखा, आपने इस क्वेश्चन में बस यही सीखा कि हमें किस तरीके से आंसर निकालना है। तो आंसर में क्वेश्चन में आपको जो डिविडेंट है वो आपको कोई बहुत बड़ी डिग्री दे देगा। मान लीजिए 5 डिग्री का डिविडेंट उसने दे दिया, और आपको एक वो डिवाइज़र दे देगा 3 डिग्री का मान लीजिए। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कोटेंट मेरी कितनी डिग्री का आएगा, 2 डिग्री का। दूसरा, कभी कभार वो आपको 0 दे देगा। मान लीजिए मैंने आपको 0 दे दिया, 3, 1, 2, और मैं बोल रहा हूँ कि अब कितने 0 आएंगे और सारे 0 पता करो। तो आपके डिविडेंड की डिग्री अगर 5 है तो मेरे 0 कितने आएंगे, 5। अब अगर मेरे ये 3 0 हैं पहले से, तो इससे मेरा क्या बन के आएगा, देखिए x = 3 से आपको क्या मिलेगा, x - 3। फिर आपको इंटू लगाना है, फिर दूसरा क्या मिलेगा, x - 1। फिर तीसरा क्या मिलेगा, x - 2। ये x माइनस क्यों मिल रहा है, क्योंकि जब आप x = 3 पुट करेंगे और 3 को इधर ले जाएंगे तो x - 3 = 0 मिलेगा। और फैक्टर हमेशा तभी होता है जब वो चीज़ आपको 0 दे या रिमाइंडर 0 दे। आई बात मेरी समझ में? तो यही चीज़ हमने यहाँ पे सीखी जो आप यहाँ पे समझ गए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए आप। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, देखिए इसमें आपको f(x) की डिग्री कितनी दे रखी है, 4। आपको पहले ही पता चल गया f(x) की डिग्री कितनी दे रखी है, 4। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है,
आपको इसने 2 जीरो भी दे दिए और वो 2 जीरो क्या हैं, √5/3 और -√5/3। आई बात आपको मेरी यहाँ तक समझ में? तो हम पहले तो ये देखते हैं कि ये क्या है। तो अगर आपको x इक्वल टू √5/3 और x इक्वल टू -√5/3 दिया हुआ है तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, आपको मालूम है फैक्टर के लिए ये चीज़ इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा x -√5/3 और ये हो जाएगा x + √5/3। तो आपको 2 फैक्टर मिल गए क्योंकि आपको 2 जीरो दिए हुए थे जिससे आपको 2 फैक्टर मिल गए। तो आपके 2 फैक्टर क्या है, एक आया x -√5/3 और एक आया x + √5/3। और जब आप इसको देखेंगे तो ये a - b और a + b है तो ये हो जाएगा x² - 5/3। कोई दिक्कत? तो आपको 2 जीरो से पता चल गया एक फैक्टर या 2 फैक्टर और वो क्या है, x² - 5/3। अब आपको इसका इस्तेमाल करके बाकी के 2 फैक्टर निकालने हैं क्योंकि आपके डिविडेंड की डिग्री कितनी है, 4। तो अगर कोटेंट की डिग्री 2 होगी या डिवाइजर की डिग्री 2 होगी तो मेरे कोटेंट की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2। देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने x² - 5/3 किया और मैंने आपको बताया कि जब भी आपको 5/3 फ्रैक्शन मिल रहा है, जैसे x² - 5/3 मिल रहा है तो आप पूरा 3 नीचे ले जाइए एलसीएम के लिए। तो ये हो जाएगा आपका 3x² - 5। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी 3x² - 5/3 लिखा हुआ है तो ये असल में 1/3 इंटू 3x² - 5 है। तो हमारा 1/3 कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट से हमें मतलब नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट आपका इन दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है या ये कॉमन है, तो इसे हम लोग नहीं लेंगे और हम लोग डिवाइड किससे करेंगे, 3x² - 5 से। और 3x² - 5 से जब आपने उसे डिवाइड किया किसको, हमारे डिविडेंड को, तो आप देख रहे हैं कि 3x² - 5 की डिग्री कितनी है, 2। और क्योंकि 3x² - 5 जो है वो हमारा किससे निकला है, 0 से निकला है, तो 0 से अगर कभी भी हम अपने डिविडेंड को डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। आई बात मेरी समझ में? अगर कोई चीज़ किसी चीज़ का फैक्टर है तो आपको उसका रिमाइंडर डिवाइड करने पे 0 मिलता है। तो आपको ये चीज़ जानकारी पहले से ही होनी चाहिए कि मेरा रिमाइंडर 0 आएगा और रिमाइंडर मेरा 0 आ गया और मेरा डिवाइजर जो है वो डिग्री 2 का है तो और मेरा डिविडेंड जो है वो डिग्री 4 का है, तो मेरा जो कोटेंट है वो कितनी डिग्री का आना चाहिए, 2 डिग्री का, जो यहाँ पे लिखा हुआ है x²। देखिए इसकी डिग्री सबसे क्या है, 2। यही आपको इस क्वेश्चन में भी प्रूफ करना था। तो आपने देखा कि 2 तो आपको पहले से 0 पता है, तो बाकी के 2 आपके किससे आएंगे, इससे, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो इसके सॉल्यूशन कितने निकलेंगे, 2। तो आप x² + 2x + 1 को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये है x + 1 का होल स्क्वायर। और x + 1 का होल स्क्वायर होने का मतलब ये हुआ कि x + 1 एक ब्रैकेट में और x + 1 एक ब्रैकेट में। तो आपका x + 1 भी फैक्टर है और x + 1 भी फैक्टर है। अगर x + 1 मेरा फैक्टर है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका 0 क्या होगा, आपको बस इसको इक्वल टू 0 पुट करके x इक्वल टू क्या निकाल देना है, -1। तो इसका मतलब आपका एक फैक्टर क्या आएगा, -1। अब हमारे पास 2x + 1 है तो इसका मतलब हमारे दोनों फैक्टर क्या आएंगे, -1। देखिए यहाँ पे आपको इन्होंने ये चीज़ बता रखी है कि एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया और एक ये आया। ये दोनों किससे आए, ये दोनों आए आपके इससे आपको 2 जीरो मिले, 2 जीरो मिले और इससे आपको
2 जीरो मिले। चाहे तो आप चेक कर लीजिए, अगर आपको 3x² - 5 दिया हुआ है, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने इस पूरे को 3 से डिवाइड कर दिया तो आपको मिल गया x² - 5/3। और अब 5/3 को अगर ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा x² - √5/3 का होल स्क्वायर, जिसके कारण आपको एक x - √5/3 मिलता है और एक x + √5/3 मिलता है। और इसी के कारण आपको इससे एक x की वैल्यू √5/3 मिलती है और इससे एक x की वैल्यू -√5/3 मिलती है। यही आपका ये क्वेश्चन था जो आपने यहाँ पे देखा, ठीक है। तो आपको कभी भी कोई बड़ी डिग्री देकर आपको 2 जीरो दे देगा तो जीरो होने का मतलब ये हुआ कि आप उससे पहले फैक्टर निकाल लीजिए और फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड करके उसका कोटेंट निकाल लीजिए। तो अगर आपके डिविडेंड की डिग्री 4 है और आपके डिवाइजर की डिग्री 3 है तो आपका कोटेंट कितनी डिग्री का निकलेगा? 1, क्योंकि 3 + 1 कितना होता है? 4। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे करी और आपने दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे अच्छे से समझ लिया कि इसके 4 जीरो कैसे निकले, ठीक है। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि आपके इस वाले एक्सप्रेशन की 2 जीरो आपको दे रखे हैं और उन्होंने कुछ इस टाइप से लिखा है 2 + और -√3। तो आपको ये समझना है कि 2 + और -√3 का मतलब ये हुआ कि एक बार 2 के साथ +√3 के साथ है और एक बार 2 के साथ -√3 है। तो ये 2 रूट आपको दिए हैं, ठीक है। एक रूट आपको ये दिया है, एक रूट आपको ये दिया है। अब हम देखते हैं कि हमें डिग्री क्या दी है। तो हम देख रहे हैं कि f(x) की डिग्री कितनी है? 4। f(x) की डिग्री कितनी है? 4। और हमारे पास 2 रूट कौन से हैं? 2 + √3 और 2 - √3, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अगर x = 2 + √3 है तो मेरा फैक्टर क्या होगा? आप बोलेंगे x - 2 -√3, ये आपका एक फैक्टर होगा। दूसरा अगर कोई बोलेगा अगर x = 2 - √3 है तो आपका फैक्टर क्या होगा? तब आप बोलेंगे x - 2 + √3। आपने बस क्या किया, ये पूरी टर्म इधर ले आई ताकि यहाँ पे जीरो आ जाए, ठीक है। तो आपको एक फैक्टर ये मिल गया और एक फैक्टर ये मिल गया। और आप इसे बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको x - 2 दोनों में मिल रहा है और इसके बाद एक में माइनस की साइन मिल रही है, एक में प्लस की साइन मिल रही है, फिर √3 इस तरफ भी मिल रहा है और √3 आपको इस तरफ भी मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या रख गया? a - b और a + b। कोई दिक्कत? तो इससे आपका क्या आ जाएगा? a² - b²। और आपका a क्या है इसमें? x - 2, b क्या है आपका? √3। कोई दिक्कत? तो आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया x - 2 का होल स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। और आपका क्या निकल के आया? देखिए, यहाँ पे x - 2 का होल स्क्वायर -√3 का स्क्वायर किया और इसको जब इन्होंने सॉल्व किया तो आपको मिला x² - 4x + 1, ठीक है। और अब आपको क्या करना है? आपको मालूम चल गया कि x² - 4x + 1 जो है वो किससे निकला है? जीरोस से निकला है। तो अगर हम इसे इसमें डिवाइड करेंगे f(x) में तो हमारा रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। देखिए आपको रिमाइंडर क्या मिला? 0। तो अगर मेरे कोटेंट की डिग्री 2 है डिवाइजर की तो मेरे कोटेंट की डिग्री कितनी आएगी? 2। तो इससे आपको
दो रूट मिले थे कौन से, 2 + √3 और 2 - √3। तो बाकी के दो रूट कौन से होंगे वो आपको कहाँ से मिलेंगे, x² - 2x - 35 से। तो बाकी के दो रूट आपको कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से। और ये दो रूट कौन से होंगे देख लीजिए आप। हमें लिखा है x² - 2x - 35। आपको मालूम है कि ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से होगा क्योंकि इसके अंदर दो स्क्वायर मौजूद नहीं है। तो आपने 35 को पकड़ा और आपको मिल गया 7 और 5। तो आप बोलेंगे x - 7 × x + 5। ठीक है, यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई। तो अगर x - 7 × x + 5 आपको इस वाले टर्म से मिला है तो आप बता सकते हैं इससे फैक्टर क्या आएंगे। तो फैक्टर के लिए मैंने बताया था आपको x - 7 और x + 5 को किसके बराबर पुट करना होगा, 0 के। और अगर ये चीज़ 0 के बराबर है तो इसका मतलब ये वाली टर्म भी 0 है और ये वाली टर्म भी 0 है, जिससे आपको मिल जाएगा x = 7 और x = -5। तो देखिए आपको जीरोस मिल गए और जीरो से आपको रूट ये मिल जाएंगे जब आप 7 को इधर ले जाएंगे और 5 को इधर। कोई दिक्कत? तो यहाँ से आपको देखिए इस वाले से दो रूट मिलेंगे और आपको देखिए यहाँ नीचे इन्होंने बता दिया वो दो रूट कौन से हैं, 7 और -5। तो आपके चार रूट कौन से हो गए, 7 और -5 ये, और बाकी के दो जो थे वो कौन से थे, 2 + √3 और 2 - √3। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें, आगे देखिए। अब जो क्वेश्चन आया है ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको डिवीजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है और आपको लॉन्ग डिवीजन का मेथड प्रयोग नहीं करना, आपको डिवीजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है और उससे आपको कोटेंट और रिमाइंडर निकालने हैं। तो डिवीजन एल्गोरिदम हमने क्या पढ़ा था, हमने डिवीजन एल्गोरिदम यही पढ़ा था कि F = G × Q + R, जिसमें G मेरा डिवाइजर है, Q मेरा कोटेंट है, R मेरा रिमाइंडर है और F मेरा डिविडेंड है। आइए अब क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगर हम पहले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे तो इसमें मुझे डिविडेंड की डिग्री कितनी मिल रही है, 3। और g(x) जो है उसमें मेरे को कितनी डिग्री मिल रही है, x की डिग्री 1 है, सबसे मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 1। ठीक है, तो आपको g पता चल गया कि g की डिग्री 1 है और f की डिग्री 3 है। तो आप मुझे यहीं पे बता सकते हैं कि मेरे कोटेंट की डिग्री कितनी आएगी। तो आप बोलेंगे अगर मेरी इसकी डिग्री 1 है और मुझे 3 लाना है तो मैं क्या होगा, 2। तो इसका मतलब आपके कोटेंट की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2। अब आपसे कोई पूछेगा रिमाइंडर की डिग्री कितनी होगी, तो आप देख रहे हैं अगर मेरी g की डिग्री 1 है, मेरा डिवाइजर अगर 1 डिग्री का है तो मेरे रिमाइंडर की डिग्री कितनी होनी चाहिए, उससे कम, 0। और अगर रिमाइंडर की डिग्री 0 है तो इसका मतलब वो टर्म क्या होगी, कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या होता है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल न जुड़ा हो। अब देखिए इन्होंने क्वेश्चन को किस तरीके से किया। इन्होंने क्वेश्चन में लिखा, देखिए f(x) = q(x) × g(x) + r(x). उसके बाद f(x) को उन्होंने वही का वही उतार दिया, g(x) को उन्होंने वही का वही उतार दिया और q(x) को इन्होंने ax² + bx + c लिखा और r(x) को इन्होंने k लिखा। अब आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए कि इन्होंने q(x) को ax² + bx + c क्यों लिखा और r(x) को इन्होंने k क्यों लिखा। आप बताइए क्या k के साथ कोई मेरा वेरिएबल x जुड़ा है, नहीं जुड़ा। इसका मतलब ये k क्या है, कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट हमने जब k × k और ब्रैकेट में x² - sx + p पढ़ा था वहाँ पे भी हमने इस k के बारे में देखा था। इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं जुड़ा है,
इसीलिए ये कांस्टेंट है। दूसरा, हमें क्यू ऑफ एक्स लिखा इन्होंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऐसा इन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि क्यू ऑफ एक्स की डिग्री कितनी है, 2, जो हमने अभी निकाली। तो क्यू की डिग्री अगर 2 है तो डिग्री 2 का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और अब आपको क्या करना है, दोनों चीज़ मैच कर देनी है। देखिए इन्होंने ये Q लिया है, यहाँ पे ये G लिया है और ये इन्होंने R लिया है। और जब ये Q इंटू G किए तो उसके बाद इनका ये खुल के आया, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सेम डिग्री वाली चीज़ें एक साथ प्लस हो जाएंगी तो आपको 2x के टर्म मिलेंगे जो एक साथ प्लस हो गए, 2x स्क्वायर के टर्म मिले जो एक साथ प्लस हो गए, और बाकी जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वो आपको 2c प्लस के मिला। आपको हमेशा चीज़ें ऐसे लिखनी हैं कि सेम डिग्री वाली चीज़ें एक साथ लिखी जाएं या एक साथ इनटू हों। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आई। अब आपकी जो एक्सप्रेशन है वो कुछ ये है, तो आपको मैच कराना है कि एक्स क्यूब के साथ यहाँ पे डिग्री क्या है, मतलब कोएफिशिएंट क्या है a, और एक्स क्यूब के साथ यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 1, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो गई 1। दूसरा आपको दिख रहा है कि एक्स क्यूब के बाद मेरे को क्या लिखना था एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 2a प्लस बी, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप देख रहे हैं -6, तो आप देख रहे हैं 2a प्लस बी इक्वल टू -6। आगे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप बोलेंगे 2b प्लस सी, और इक्वल टू में लिखा हुआ है तो इस तरफ भी आपका x का कोएफिशिएंट क्या है 11। ठीक है, तो 11 होने के कारण देखिए इन्होंने 11 इक्वल टू 2b प्लस सी लिखा है। अब देखिए 2c प्लस के के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे हमें कौन सी टर्म मिल रही है, -6 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो देखिए इन्होंने -c इक्वल टू 2c प्लस के रख दिया। अब देखिए जब आपको इतनी चीज़ें पता चल जाएंगी तो a अगर इसमें पुट कर देंगे तो आपको b मिल जाएगा, b अगर इसमें पुट कर देंगे तो आपको c मिल जाएगा, और c अगर इसमें पुट कर देंगे तो आपको k मिल जाएगा। तो आपको a b c d k पूरा पता चल गया। तो आपसे अगर वो पूछेगा कि q ऑफ x क्या है, तो आपको मालूम है q ऑफ x आपका क्या था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आपकी a की वैल्यू भी पता है, आपको b की वैल्यू भी पता है और c की वैल्यू भी पता है, आप पुट कर देंगे आपको q ऑफ x मिल जाएगा। दूसरा, आपको रिमाइंडर पूछा था, तो रिमाइंडर आपका क्या है केवल k, तो k की वैल्यू भी आपने निकाल ली है, तो k की वैल्यू पुट कर देंगे आपको चीज़ें मिल जाएंगी जो यहाँ पे देखिए लिखा है। देखिए क्या लिखा है, q ऑफ x इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -8 है और c की वैल्यू 27 है जो यहाँ पे पुट कर दी। रिमाइंडर के लिए इन्होंने देखिए रिमाइंडर को हमने k माना था और k की वैल्यू कितनी आई -60 जो हमने निकाली है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें होंगी। एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखा देता हूँ इसके अंदर। चलिए हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और चौथा क्वेश्चन अब अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि हमारे डिविडेंड की डिग्री 4 है, हमारे डिवाइजर की डिग्री कितनी है, तो 2 देख के ये मत बोलिएगा 0, क्योंकि आपको इसके अंदर सबसे मैक्सिमम डिग्री वेरिएबल की कितनी दिख रही है 2, तो इसका मतलब हमारे डिवाइजर की डिग्री कितनी है 2। तो आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे कोटेंट की डिग्री कितनी होगी, तो आप बोलेंगे अगर मेरे डिविडेंड की डिग्री 4 है और ये 2 है तो मेरे कोटेंट की डिग्री कितनी होगी 2। और आप मुझे ये बता सकते हैं मेरे रिमाइंडर की डिग्री कितनी होगी, तो आप बोलेंगे अगर मेरे डिवाइजर की डिग्री 2 है तो मेरी रिमाइंडर की डिग्री या तो 1 होगी या तो 0 होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इससे आपको एक चीज़ पता चली कि अगर मुझे q इक्वल टू 2 मेरे को डिग्री दिया हुआ है, तो
अगर मेरे कोटेंट की डिग्री 2 है तो मेरा जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, आपको बोला है कि रिमाइंडर की डिग्री कितनी होगी, 1 या 0। तो 1 या 0 इसका मतलब सबसे मैक्सिमम कितनी है, 1। तो इसका मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ax प्लस b, ये उसका जनरल फॉर्म होता है। अब हमने ax² प्लस bx प्लस c में a b c ले लिया है, तो यहाँ पे a और b लेंगे तो चीज़ें गलत हो जाएंगी। तो हम इसको बदल के क्या ले लेंगे, बस px प्लस q। देखिए px में आपको डिग्री 1 मिल गई और q के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या है, 0। इसीलिए आपके रिमाइंडर की डिग्री उन्होंने बोली 1 या 0, तो इसका मतलब उसका फॉर्म क्या हो जाएगा, px प्लस q। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, तो आपने देखा कि आपके अगर f की डिग्री 4 है यहाँ पे चौथे क्वेश्चन में, और g की डिग्री 2 है, तो मेरे कोटेंट की डिग्री कितनी आई, 2, और मेरे रिमाइंडर की डिग्री कितनी आई, अगर मेरे g की डिग्री 2 है तो मेरे रिमाइंडर की डिग्री आएगी 1 या 0। और मैंने आपको भी पीछे बता दिया। तो हम चौथे क्वेश्चन की तरफ सीधे लेके चलते हैं। और चौथा क्वेश्चन मैंने इसमें सॉल्व करके तो नहीं दिया, लेकिन आप बस इस पे ध्यान दीजिए कि जब आप उसे मैच कराएंगे तो जो आपका कोटेंट निकला है, देखिए उसकी डिग्री कितनी है, 2। और जब रिमाइंडर की डिग्री कितनी है, तो आप देख रहे हैं रिमाइंडर की डिग्री है या तो 1 या तो 0। तो -5x में आपको 1 डिग्री मिल गई और 10 में आपको 0 डिग्री। आई बात मेरी समझ में? और ये कैसे निकाले, ये हम लोग मैच करके निकाले, ठीक है। तभी भी मैं आपको एक क्वेश्चन जो सॉल्व किया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तीसरे क्वेश्चन की तरफ देखिए। तीसरे क्वेश्चन में हमें f की डिग्री कितनी दे रखी है, 4। g ऑफ x में सबसे बड़ा x का एक्सपोनेंट क्या है, 2। तो इसका मतलब g की डिग्री कितनी हुई, 2। अब मुझसे कोई कोटेंट की डिग्री पूछेगा तो मैं बोलूँगा अगर ये 2 है, ये 4 है, तो कोटेंट कितना होगा, 2, क्योंकि 2 + 2 = 4। इसके बाद रिमाइंडर कोई पूछेगा तो मैं बोलूँगा अगर मेरा डिवाइजर 2 का है तो मेरा रिमाइंडर होगा 1 या 0 का। यहाँ तक बात समझ में आई? तो आपको एक चीज़ समझ में आई कि कोटेंट आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्योंकि डिग्री 2 है, और रिमाइंडर आपका लीनियर इक्वेशन होगा या लीनियर पॉलिनोमियल होगा क्योंकि डिग्री 1 है। आई बात मेरी समझ में? तो देखिए आप तीसरे क्वेश्चन की तरफ सीधे, आपको समझ में आएगा। इन्होंने f ऑफ x = g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x लिखा, और उसके बाद यहाँ पे देखिए q ऑफ x को इन्होंने क्या लिया, ax² प्लस bx प्लस c, क्योंकि q की डिग्री हमने क्या ली थी, 2। और px प्लस q इन्होंने क्या लिया, रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर की डिग्री थी 1 या 0। इसके बाद इन्होंने सारी चीज़ को बस मैच करा दिया, और मैच कराते वक्त हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मैच कैसे कराते हैं। एक बार मैं आपको इसके ऊपर बता देता हूँ। जैसे आपको दिया है -2x प्लस 3x की पावर 4 माइनस x², और यहाँ पे आपको दिया है ax की पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx प्लस d, और आपसे a b c d की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 4 के बाद यहाँ पे 3 है, फिर 1 है, फिर 0 है। तो x4 के साथ यहाँ पे क्या है, 3। तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई, 3। x³ की डिग्री यहाँ पे कहीं दिख रही है इसके अंदर,
आपको नहीं दिख रही, तो इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी हो गई, 0। सी एक्स का यहाँ पे एक टर्म दिख रहा है, इसका मतलब एक्स की डिग्री यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो एक्स के साथ यहाँ पे प्लस सी है, यहाँ पे -2 है, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, -2। अब हमें चलना है डी की तरफ, ठीक है। और हम जब डी की तरफ जाएंगे तो डी के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे सबके साथ वेरिएबल जुड़ा हुआ है, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इस तरीके से आपको चीज़ें मैच करानी है, बस आपको डिग्री देखना है और वो करना है। अब अगर कोई आपको बोले a + b x² + 4 = 3x² + 4, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि +4 इधर भी है, +4 इधर भी है, चलो सही है, x² इधर भी है, x² इधर भी है, सही है। तो इसका मतलब अगर इन दोनों को बराबर होना है तो a + b की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 3 के बराबर। यही चीज़ आपको यहाँ पे करनी है जो इन्होंने करी। सबसे पहले इन्होंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करके सारे वेरिएबल डिग्री को उस फॉर्म में लिख दिया जिस फॉर्म में लिखते हैं, पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0। हमेशा हमें डिग्री ज़्यादा से कम की तरफ लिखनी होती है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सारी चीज़ों के वैल्यू निकाल ली पहले ABCD मैच करके। ABCD मैच करने के बाद बस आपको मालूम है कि कोटेंट आपका क्या है, कोटेंट आपका ax² + bx + c है, ये आपका कोटेंट है और ये आपका रिमाइंडर है। बस आपको इसमें p और q की वैल्यू पुट करनी है और इसमें a b और c की। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ABCD की वैल्यू निकाल के भी आप डिवीजन एल्गोरिदम लगा के कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपको 5 नंबर के आगे आते हैं अगर आप एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। 5 नंबर या 6 नंबर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिसमें आपको न लॉन्ग डिवीजन करना होता है न कुछ, आपको सिर्फ डिग्री के माध्यम से देखकर आंसर निकालना होता है। आइए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे इन्होंने जो क्वेश्चन बोला है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या है। इन्होंने बोला, हम इस क्वेश्चन की तरफ हैं। इन्होंने बोला बाय अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिदम, आपको डिवीजन एल्गोरिदम लगाना है और उससे पता करना है कि आपका जो g(x) है वो इसका एक फैक्टर है f(x) का। अब मेरी बात आप बहुत ध्यान से समझिएगा, f = होता है हमारा GQ + R, और इन्होंने बोला कि g जो है वो f का एक फैक्टर है। तो अगर g f का एक फैक्टर होगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। तो इसका मतलब आपका f = केवल क्या होगा, GQ। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई। तो आपको डिवीजन एल्गोरिदम करके जो आप रिमाइंडर निकालेंगे उसकी वैल्यू आपको 0 मिलनी चाहिए, बस यही इसमें प्रूफ करना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे f की डिग्री कितनी है, 4, और g की डिग्री कितनी है, 2, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि f की डिग्री अगर 4 है और g की डिग्री 2 है तो मेरे q की डिग्री कितनी होगी, आपको मालूम है 2, और मेरे r की डिग्री कितनी होगी, 1 या 0। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई। तो हमें ये चीज़ समझ में आई कि अगर q = 2 है तो इसका मतलब ये कौन सा एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और अगर r = 1 और 0 है तो ये कौन सा एक्सप्रेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, और लीनियर पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या होता है, ax + b, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या होता है, ax² + bx + c। अब क्योंकि हम कोटेंट और रिमाइंडर अलग अलग निकाल रहे हैं तो ये a b और c अगर हमने इधर लिया तो यहाँ पे हम लोग अलग से क्या ले लेते हैं, px + q।
तो आप जब उस चीज़ को मिलाएंगे तो आपका अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है और आपका r जो है वो पी एक्स प्लस क्यू के बराबर है, जो आपका 0 है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि x के साथ वाला कोएफिशिएंट भी 0 होगा और q भी 0 होगा, तभी जाके हमें 0 मिलेगा। आई बात मेरी समझ में यहाँ तक? मैं ये कह रहा हूँ कि 3 माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू, अगर आपको 0 दिया हुआ है तो इसका मतलब x के साथ जो 1 है उसकी वैल्यू भी 0 होगी और 3 माइनस बी की भी वैल्यू 0 होगी। इसको कहते हैं मैचिंग, जो मैं आपको अभी तक बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आप जब इसको निकालेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 4 डिग्री है, यहाँ पे देखिए आपके जी की 2 डिग्री है, कोटेंट की 2 डिग्री है और आपके रिमाइंडर की 1 या 0 डिग्री है। तो आपके रिमाइंडर का जो मतलब P और Q जो मैच करके आएगा वो आएगा आपका 0। कैसे, देख लीजिए यहाँ पे आपके देखिए P और Q की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो इसका मतलब पी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और पी एक्स प्लस क्यू मेरा क्या है, रिमाइंडर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने सारी चीज़ें समझ ली हैं कि यहाँ पे अगर पावर 4 है तो यहाँ पे भी आपका इस एक्सप्रेशन को खोलने के बाद आपको पावर 4 भी मिलेगी, पावर 3 भी मिलेगी, पावर 2 भी मिलेगी, और अगर नहीं मिलेगी तो वहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, 0। जैसे आपको कोई बोले एक्स क्यूब माइनस एक्स दिया हुआ है प्लस 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 के बाद यहाँ पे डिग्री 1 है और फिर डिग्री 0 है। तो 2 जो डिग्री है वो असल में किस टाइप से दी हुई है, एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को 0 में इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, और उसके बाद आप पूरी की पूरी चीज़ें वैसी की वैसे ही लिख देंगे। तो जो चीज़ नहीं दी रहती है या जो डिग्री नहीं दी रहती है, इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट क्या होता है, 0। किसी भी कोएफिशिएंट का कोई भी कोएफिशिएंट अगर 0 होगा तो उसके साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप, तो उसका आंसर भी क्या आएगा, 0। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? तो इस तरीके से आपका सवाल आया और आपने रिमाइंडर पता कर लिया कि क्या है। आगे जो क्वेश्चन बोला गया है, उसमें बोला है इसने कि आपके Q के और P के, मतलब Q ऑफ X और P ऑफ X के, ठीक है, जीरोस जो हैं, कुछ जीरोस जो हैं वो सेम है। इसका मतलब कुछ फैक्टर जो हैं वो सेम है। तो जो फैक्टर सेम है वो पता लगाओ और जो फैक्टर सेम नहीं है वो भी पता लगाओ। तो इसके अंदर तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसकी डिग्री बड़ी है और किसकी डिग्री छोटी है। तो आप क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा P की डिग्री 5 है और Q की डिग्री 3 है। आई बात मेरी यहाँ तक समझ में? तो इसका मतलब हमारे 3 फैक्टर ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे और बाकी के 2 फैक्टर जो होंगे वो केवल P के होंगे। आई बात मेरी आपको यहाँ तक समझ में? अगर इन्होंने बोला कि हमारे इन दोनों के जीरोस जो हैं वो सेम हैं, तो इसका मतलब पूरे के पूरे 3 जीरो जो होंगे वो इसमें भी होंगे और बाकी इसमें एक्स्ट्रा 2 और होंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने छोटी वाली डिग्री को बड़ी वाली डिग्री में डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद आपका वैसे का वैसे ही चलता चला गया, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है कि सेम डिग्री के नीचे सेम डिग्री लिखनी है। और वेरिएबल जो भी x का वेरिएबल है उसको छोड़कर बाकी सारी चीज़ें आपकी कांस्टेंट हैं या कोएफिशिएंट है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको नीचे कुछ ये मिल के आएगा। अब हम यहाँ पे क्यों रुक गए? हम लोग यहाँ पे इसलिए रुक गए क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर की डिग्री कितनी है? 2, और हमारे कोटेंट की डिग्री कितनी है या डिवाइजर की डिग्री कितनी है? 3। तो डिवाइजर की डिग्री अगर 3 है तो रिमाइंडर की डिग्री या तो 2 हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, या तो 0। और यहाँ पे आपकी रिमाइंडर की डिग्री कितनी आ रही है? 2। आई बात आपको मेरी यहाँ तक समझ में? तो अगर रिमाइंडर की डिग्री 2 आ रही है तो दूसरा इन्होंने बोला कि अगर हमारा Q ऑफ x का 0 जो है वो P ऑफ x का भी 0 है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर वो उन दोनों का 0 सेम है तो एक को अगर दूसरे में डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो आएगा वो भी 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब आपके इस वाले एक्सप्रेशन का पूरा आंसर क्या है? 0। तो ये तो 0 तभी हो सकता है जब आपके एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 माइनस ए भी 0 हो। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? 3 इंटू 1 प्लस ए, क्योंकि 3 पहले है वो भी इसमें इंटू होगा, उसकी वैल्यू भी 0 हो, और b माइनस 2a इक्वल टू 0 ये भी हो। जब ये तीनों चीज़ 0 होगी तभी आपका वो चीज़ 0 होगा या रिमाइंडर 0 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन में मैंने पूरी चीज़ें बता रखी हैं कि कैसे इन्होंने 0 लिया है। आपके a की वैल्यू भी आ गई तो उससे आपको Q ऑफ x पता चल जाएगा जिसमें a छूटा हुआ था। और दूसरा आपको ये भी पता चल गया कि बाकी के 2 नए फैक्टर कौन से होंगे। देखिए, जो इसके फैक्टर हैं वही इसके फैक्टर हैं, तो इसमें अगर 3 फैक्टर हैं तो बाकी 3 इसमें आ गए, तो 2 जो बचे वो कौन से होंगे? तो जो दो बचे हैं वो आपके कहाँ से आएंगे? कोटेंट से। ठीक है, तो आप एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को फैक्टराइज कर दीजिए और 2 जीरो निकाल लीजिए। तो 2 जीरो आपके क्या आएंगे? x माइनस 2 और x माइनस 1 जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे। और इससे आपको 2 जीरो क्या मिलेंगे? x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1। ये कैसे मिले? हमने दोनों को जीरो पुट करके आंसर निकाल दिया। तो आप देखेंगे कि आपके दो नए जीरो मिले हैं वो क्या हैं? 1 और 2। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत किसी भी चीज़ में? इस डिवीज़न में कोई दिक्कत? इस डिवीज़न में अगर आपको दिक्कत होगी तो दिक्कत को सॉल्व करने का बस यही एक अर्थ है कि आपको बस ये समझना है कि जितने भी आपकी डिग्री जो डिग्री होगी उसी डिग्री के साथ ही कोई चीज़ प्लस माइनस होती है। जैसे मैं बोलूँ 3x स्क्वायर को क्या आप 2x क्यूब में जोड़ सकते हैं? तो आप बोलेंगे x की डिग्री यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x की डिग्री 3 है, तो ये दोनों चीज़ नहीं जुड़ेगी। क्या हम लोग -ax स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर को जोड़ सकते हैं? तो आप बोलेंगे इन दोनों को जोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों की डिग्री सेम है। तो आप x स्क्वायर बाहर निकालेंगे, अंदर क्या आएगा? -a प्लस 4। ठीक है। दूसरा हमें देखिए यहाँ पे ax स्क्वायर मिल रहा है और ऊपर 4x क्यूब है, यहाँ पे 3x स्क्वायर मिल रहा है, और आपको इस वाले टर्म से ये वाली टर्म माइनस करनी है। जब आपको ये वाली टर्म माइनस करनी है तो इसकी सारी साइनें बदल जाएंगी। इसका मतलब प्लस ax स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा? -ax स्क्वायर, प्लस 2x4 कितना हो जाएगा? -2x4, और प्लस x5 कितना हो जाएगा? -x5। तो प्लस x5 से -x5 कैंसिल, आपको -x की पावर 4 और -2x की पावर 4 दे रखा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि -x की पावर 4 और -2x की पावर 4 आप अगर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? -3x की पावर 4। ऐसा क्यों? क्योंकि x की पावर 4 आपका कॉमन निकलेगा
तो आपका अंदर -1 और -2 बचेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप बड़ा सवाल तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपको ये बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी। अभी आप कक्षा 10 में हैं, अगर अभी आपको ये छोटी छोटी चीज़ों की तकलीफ़ होगी तो आगे के जब सवाल आएंगे उनको करने में आपको दिक्कत महसूस होगी। इसीलिए मैं ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि आपको हमेशा सेम डिग्री वाली चीज़ें करनी हैं। अब जैसे आपको दिया है 3x² माइनस ax², तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आपको क्या मिलेगा, 3 माइनस ax²। और वही चीज़ देखिए आपके यहाँ पे लिखी हुई है 3 माइनस ax²। आगे जब आप इसको करेंगे तो आपको -3ax मिल रहा है, जो आपका साइन बदल जाएगा। तो इस 3ax को आप किसके साथ जोड़ेंगे, क्या x² के साथ जोड़ेंगे या 3x के साथ? आप बोलेंगे कि ये -3ax जो है, जो प्लस में बदला है, ये आपका किसके साथ जुड़ेगा, 3x के साथ। और यही चीज़ देखिए आपको यहाँ पे करके बताया है कि 3x में अगर 3ax जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3x ब्रैकेट में 1 + a। आगे चलें, आगे देखिए, आगे इन्होंने सारी चीज़ों को यहाँ पे मैच करा दिया। आपको रिमाइंडर 0 मिल गया और रिमाइंडर 0 से आपने a b c की वैल्यू निकालकर पूरी चीज़ें निकाल ली। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आइए। अगला क्वेश्चन जो आपको कह रहा है वो कह रहा है कि अगर हम डिग्री 4 वाले पॉलिनोमियल को डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो हमें कोई रिमाइंडर मिलता है, और वो रिमाइंडर मिलता है ax + b की फॉर्म में। तो ax + b की डिग्री, मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 1। अब हम ध्यान देते हैं हमारे डिवाइजर की डिग्री कितनी है, तो हमारे डिवाइजर की डिग्री कितनी है, 2। इसीलिए हमारे रिमाइंडर की डिग्री 1 आई या फिर 0 आई। तो आपने बस क्या किया, आपने छोटी वाली डिग्री को बड़ी वाली डिग्री से डिवाइड किया, और डिवाइड करते करते आपको लास्ट में x + 2 मिला। x + 2 पे हम लोग इसलिए रुक गए क्योंकि आगे डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि आपके रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी आ गई। अब x + 2 को आपको किससे मैच कराना है, ax + b से। तो ax + b से अगर आप मैच कराएंगे तो आपको b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2, और a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1। कोई दिक्कत? देखिए आपका मैच कराने के बाद वही चीज़ आया है, x + 2 में a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा गया है वो बोला है कि आपको f(x) में वो क्या चीज़ जोड़ें कि वो g(x) से पूरा डिवाइड हो जाए। तो ये क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि f में हम क्या चीज़ जोड़ें कि हमारा g से वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले तो हम इस पे चलते हैं, जो चीज़ हमें पता है, और हमें क्या पता है कि f = gq + r, यह हमें पता है, जिसमें g हमारा डिवाइजर है, q कोटेंट है, r रिमाइंडर है और f डिविडेंड है। तो अगर f को g से पूरा डिविजिबल होना है तो रिमाइंडर हमारे पास नहीं होना चाहिए। तो मैं इस +r को इधर ले आया, क्या हो गया मेरा, f - r = gq। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि आपको क्या ऐड करना है, आपको क्या ऐड करना है। तो हम जो अभी निकाले वो निकाले f - r = gq। तो इसका मतलब हमें ऐड क्या करना है, हमें ऐड करना है -r। मैंने बस क्या किया कि इस माइनस के पहले एक प्लस की साइन लगा दी। तो मेरा जो भी रिमाइंडर आएगा, जो भी मेरा रिमाइंडर आएगा उसके आगे मुझे माइनस की साइन में लगा दूंगा। तो उतना चीज़ अगर मैं f में ऐड कर दूंगा तो मेरी वो चीज़
जी से पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी। आई बात मेरी आपको यहाँ तक समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? हमने कुछ भी नहीं किया, हमने बस f इक्वल टू जी क्यू प्लस आर जो हमें दिया है उसको हमने f माइनस आर इक्वल टू जी क्यू बोला। अब अगर वो बोलता कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम f, तब मेरा आंसर केवल r होता क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन उसने बोला व्हाट मस्ट बी एडेड, तो एडेड के लिए मैंने एक ऐड वाली साइन लगाई। अब मुझे अगर माइनस आर लाना है तो मुझे कुछ इस टाइप से लिखना होगा। तो इसका मतलब आपको क्या ऐड करना होगा? माइनस आर। अब देखिए आपके क्वेश्चन में इसने कुछ भी नहीं किया, 4 डिग्री को 2 डिग्री से डिवाइड किया और क्यू ऑफ एक्स आपका डिग्री 2 निकला और आपका नीचे माइनस 61x प्लस 65 निकला। ये क्या है? रिमाइंडर। आपको पूछा क्या है? क्या ऐड करना है? तो ऐड हमें क्या करना है? माइनस आर। तो इसका मतलब इसकी साइन बदल जाएगी और आपका आंसर क्या आ जाएगा? 61x माइनस 65 और ये रहा आपका माइनस आर एक्स। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? तो इस तरीके से हम लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर को अच्छे से समझा और सारे क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, जिससे आपका बेस और फंडामेंटल, इम्प्लीमेंटेशन, एप्लीकेशन सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो बस अब आपको कुछ भी नहीं करना। आपको इन लेक्चरों को 1 या 2 बार जब आप बार बार देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि असल में इस चैप्टर में है क्या। और इस चैप्टर में बस आपको रूट और जीरो के बारे में, क्यूबिक, पॉलिनोमियल और इन सब चीज़ों से सिखाया गया है। ठीक है, तो ये फाइनल चैप्टर था आपका पॉलिनोमियल चैप्टर। अब यहाँ पे ख़त्म हुआ और अब बस मैं यही आशा करता हूँ कि आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन इधर उधर से देख के पढ़ें ताकि आपका बेस और अच्छे से मजबूत हो। क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ाने से वो चीज़ पूरी ग्रास्प तभी हो सकती है जब आप अपने आप से भी उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। मैंने जो भी यहाँ पे आपको जिस भी तरीके से हमने 3-4 घंटे में जो भी चीज़ें यहाँ पे सीखी, उन चीज़ों को जब तक आप हर जगह पे अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपके गणित पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो मैं कामना करता हूँ कि ये सारे लेक्चर आपको अच्छे लगे होंगे और आपको इनसे ज़रूर फ़ायदा होगा अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।